हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दादी ने अपनी बात ख़त्म की तो कबीर ने उन्हें एक खरी नज़र से देखा और बोला, और आपके रूम का सीक्रेट दरवाज़ा इसके पास ही जाता था। दादी और विपान एक पल को हैरान हुए कि कबीर को कैसे पता चला। फिर दादी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। कबीर ने दोनों को घूरा और अपनी नज़रें टीवी की ओर फेरी तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। कबीर की नसें पूरी तरह जलन से भर गईं। उसने मुट्ठियाँ कसते हुए मन ही मन कहा, यह है आखिर इसे किस क्यों कर रही है? कितना भद्दा जानवर है ये, कोई ढंग का पेट नहीं मिला इसे। कबीर किट्टू को ऐसे देख रहा था मानो अपनी आंखों से ही उसे जलाकर राख कर देगा। उसे इस वक्त किट्टू अपना सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा था। अगर उसका बस चलता तो अभी 100 की स्पीड से प्रिया के पास जाता और किट्टू को उससे दूर फेंक प्रिया से लिपट जाता, क्योंकि उसके लिए प्रिया के करीब जाने का हक सिर्फ और सिर्फ उसके पास था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो उसका हक कोई उससे छीन रहा है। इस वक्त वो इतनी जलन से भर चुका था कि 2 मिनट वो अपनी चेयर पर और बैठा रहता तो चेयर भस्म हो जाती। यहाँ सिर्फ में आकाश और शिवा डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आकाश ऐसे खा रहा था मानो आज के बाद उसे कभी खाना ही नहीं मिलेगा। शिवा आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, क्योंकि अब उसे आकाश की ऐसी अजीबोगरीब हरकतों की आदत हो चुकी थी। आकाश ने अपनी प्लेट जैसे ही खत्म करी, उसने वेट किया अब उसे और परोसा जाएगा, लेकिन अब किसी ने कोई हरकत नहीं की तो उसे गुस्सा आ गया। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, खाना सर्व करो। आकाश ने पास खड़े सर्वेंट से गुस्से से कहा तो सर्वेंट लाचारी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, बॉस आप थोड़ी देर रुके, मैं सेब से और बनवाने को कहता हूँ। आकाश ने अपने सामने पड़े बर्तनों के ढक्कन खोल कर देखे तो सब खाली थे। ए देख, उसने आंखें छोटी कर शिवा की ओर देखा, जो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। तुम कितने भुक्कड़ हो, सारा खाना खा गए, मेरे लिए कुछ बचाया ही नहीं। लाओ अपनी प्लेट दो। कहते कहते आकाश ने शिवा की प्लेट छीन ली। शिवा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या कहे, मतलब कुछ भी। उसने अपनी पहली प्लेट को भी आधा नहीं खाया था और ये बंदा उस पर इल्जाम लगा रहा है कि वो कितना भुक्कड़ है, हद होती है। सारे सर्वेंट जो आसपास खड़े थे सब मुंह फाड़े आकाश को देख रहे थे। उनके दिमाग में एक ही मुहावरा डोल रहा था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि उनकी नज़रों के सामने आकाश ने किसी जानवर की तरह खाते हुए सारा खाना खत्म कर दिया और ऊपर से बेचारे शिवा पर इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम तो अलग, उसकी प्लेट भी छीन ली। शिवा का मन कर रहा था कि वो इस भुक्कड़ के मुंह में डाइनिंग टेबल पर पड़े सारे बर्तन ठूस दे, लेकिन मजबूरन उसे एक ख्याल अपने मन से झटकना पड़ा और आकाश को एक खून कर देने वाली नज़र से घूर उठ गया। जल्दी जाओ, कितने ढीले हो तुम, और हाँ इस बार फ्रूट क्रीम लाना और उसमें स्ट्रॉबेरी ज़्यादा डालना, आकाश ने कहा। तो इस बार सारे सर्वेंट का मुंह हैरानी से घुटनों तक खुल गया। एक मोटी सर्वेंट ने नीचे अपने मोटे पेट की ओर देखा और फिर आकाश के एब्स को देख मन ही मन रोता हुआ बोला, भगवान ये तो नाइंसाफी है, मैं तो इस बुक्कड़ से भी कम खाता हूँ, फिर ये भेदभाव क्यों? रात का वक्त करीब 1 बजे। मीरा अपने बेड पर लेटी गहरी नींद में सो रही थी। सोते वक्त भी चेहरे पर दिन की थकान साफ देखी जा सकती थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और राका अंदर आया। उसकी आंखें इस वक्त पूरी तरह से लाल थी, कदम लड़खड़ा रहे थे।
चाल चलन बता रही थी कि वो इस वक्त पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ था। उसकी धुंधली आंखें एकटक बेड पर लेटी मीरा पर गड़ी हुई थी। वो उसी तरह लड़खड़ाते कदमों के साथ बेड के पास आया और मीरा के पास बैठ गया और एकटक मीरा के छोटे से चेहरे को देखने लगा। नजरें चेहरे पर फिसलती हुई मीरा के गुलाबी होठों पर जा टिकी। धीरे धीरे कर राका की नशे से भरी आंखें गुस्से में तब्दील हो गई। उसे याद आने लगा कि मीरा ने अपने इन्हीं गुलाबी होठों से किसी और मर्द को छुआ था। काका ने अपनी हथेली मीरा के होठ पर रखी और उन्हें रगड़ने लगा, मानो उसके होठों पर गंदगी लगी हो। इस चीज में मीरा की आंखें खुल गईं। जैसे ही उसकी नजर राका पर गई, उसकी आंखें हैरत और डर से फैल गईं। राका को कोई होश नहीं था कि मीरा उठ चुकी है, क्योंकि एक तो नशा और ऊपर से मीरा के होठों पर से किसी और की चुभन को मिटाने का जुनून उसके सर पर चढ़कर बोल रहा था। मीरा को अपने होठों में दर्द महसूस होने लगा। ने राका का हाथ अपने होठों से हटाया और उठकर कोने में बैठ गई। क्या कर रहे हो तुम? मीरा ने डरते हुए कहा, लेकिन राका की नजर तो अभी भी मीरा के होठों पर थी। उसने न आँव देखा न ताव, खींचकर मीरा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बाथरूम की ओर ले जाने लगा। मीरा डर कर दुबकी हुई थी। राका की लाल आंखें उसे डरने पर मजबूर कर रही थी। राका ने उसे सीधा शॉवर के नीचे खड़ा किया और ठंडे पानी का शॉवर ऑन कर दिया। एकदम से ठंड महसूस कर मीरा कांप गई। उसने दूर होने की कोशिश की तो राका ने उसे बाजुओं से पकड़ दीवार से चिपका दिया और उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ ऊपर उठा दिया और दूसरे हाथ से उसके गले को पकड़ अपने सख्त होठों से मीरा के मुलायम होठ जकड़ लिए। शॉवर का ठंडा पानी दोनों के जिस्म को पूरी तरह भिगो चुका था। राका लगातार बिना रुके मीरा को चूमे जा रहा था। उस किस में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। मीरा के होठों से किसी और की छुअन को मिटाने का जुनून सवार था। राका ने उसी तरह मीरा को जकड़कर खुद के और करीब कर लिया और जबरदस्ती उसके मुंह में अपनी जीभ डालकर उसके मुंह के हर एक कोने को छूने लगा। मीरा को इस वक्त बेहिसाब दर्द हो रहा था, लेकिन वो आज हैरान भी थी, क्योंकि राका ने उसके साथ कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया था जिससे उसे दर्द हो। हर बार वो जेंटल था, लेकिन आज उसकी इस हरकत पर वो हैरानी के साथ डरी हुई थी। धीरे धीरे कर राका का गुस्सा शांत होने लगा। उसकी किस अब भी पेशेंट थी, लेकिन अब उसमें गुस्सा नहीं था। वो अब मीरा के होठों को जेंटली स्मूच कर रहा था। मीरा के हाथ जो कुछ देर पहले राका को खुद से दूर धकेल रहे थे, वे अब शांत थे, क्योंकि उसकी सारी ताकत राका अपने अंदर खींच चुका था। राका उसके होठों से एक पल को भी दूर नहीं हुआ। अगर मीरा को सांस की कमी होती तो वो उसके होठों से लगा ही उसमें हवा भर देता। राका का नशा अब धीरे धीरे बहते पानी के साथ उतर रहा था। कुछ देर पहले जो आंखें गुस्से से लाल थी, अब उनमें मदहोशी का गुलाबी नशा भर गया। ये ऐसा नशा था जिसकी तलब अब राका को अपने अंदर बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उसने मीरा के होठों को आजाद कर दिया। मीरा के लाल होठों को देख अब उसके चेहरे पर संतुष्टि दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मीरा के भीगे बदन पर गई, उसकी नज़रें एक पल को उसकी खूबसूरती पर जमकर रह गई। मीरा ने इस वक्त एक सफ़ेद ढीला कुर्ता और नीचे प्लाजो पहन रखा था। भीगने की वजह से उसका कुर्ता पूरी तरह से उसके जिस्म पर चिपक चुका था, जिससे उसके अंदर पहने कपड़े राका की आंखों के सामने थे। मीरा का सुडौल शरीर राका को पागल होने पर मजबूर कर रहा था। उसकी झुकी पलकें और कांपते लाल होठ
एक बार उसे फिर से बुरी तरह चूमने पर उकसाने लगे। राका ने अपनी ब्लैक शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए, जिसे देख मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी इस हरकत पर राका के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान ठहर गई। उसकी वो मुस्कान किसी भी लड़की को पागल करने के लिए काफी थी, लेकिन मीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो पहले ही किसी और के लिए पागल हो चुकी थी। फ्लैशबैक। राका और मीरा बचपन के दोस्त थे। राका का असल नाम राजवर्धन राठौर था, लेकिन उसने खुद को दुनिया के सामने राका बना लिया। मीरा एक गरीब परिवार की लड़की थी, तो वही राका एक रईस परिवार से संबंध रखता था। दोनों की पहली मुलाकात राका के घर में ही हुई थी, क्योंकि मीरा की माँ और पापा दोनों ही राका के घर में एक सर्वेंट के तौर पर काम करते थे। मीरा की माँ उसे अपने साथ ही लाती थी, क्योंकि मीरा उस वक्त महज 4 साल की थी। उसी दौरान मीरा और राका की मुलाकात हुई। बड़े होते होते दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। राका की जिद पर मीरा को भी उसके स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया। दोनों ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताते, लेकिन यह बात राका की माँ को छोड़ घर में हर किसी के लिए खटक रही थी, क्योंकि मीरा के बिना राका खाना तक नहीं खाता था। अगर कोई मीरा को कुछ भी कह देता या मीरा की आंखों में आंसू आ जाते, तो राका पूरे घर को सर पर उठा लेता और जब तक उस शख्स को सजा नहीं दे देता, उसे चैन नहीं पड़ता। लेकिन यह सब राका के पिता को नागवारा गुजर रहा था। एक लौता बेटा होने की वजह से वे राका को बेहद प्यार करते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार वे अपने गुरूर से करते थे। राका की इन सभी हरकतों को देखते हुए उनके मन में एक डर ने जगह ले ली कि राका अपने बचपने में भी मीरा के लिए ऐसा था, तो जब बड़ा होगा तो क्या होगा। अगर उसने मीरा को इस घर की बहू बना दिया तो ऐसे तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक गरीब घर की लड़की उनके साम्राज्य पर राज करेगी तो लोगों में उनकी क्या इज्जत रहेगी। यही सब बातें राका के पिता को परेशान कर रही थी, जिसे देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि वे मीरा को यहाँ से दूर भेज देंगे। इसलिए उन्होंने मीरा और उसके बाबा को शहर से बाहर भेज दिया और उन्हें वापस कभी यहाँ न आने को कह दिया। मीरा के माँ बाबा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे उनके दिए गए हुक्म को नकारे, इसलिए उन्होंने वो शहर ही खाली कर दिया। लेकिन शहर से दूर जाते वक्त उनकी गाड़ी का बुरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मीरा ने अपने माँ बाबा के साथ साथ अपनी याददाश्त भी खो दी। मीरा के दूर होने से राका बुरी तरह बौखला चुका था। उसका खुशी, उसका बचपन, मीरा के जाते ही सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि मीरा एक तरह से राका की सासे बन चुकी थी। राका की नासमझ बुद्धि और मासूम दिल में मीरा अपनी एक बहुत बड़ी जगह बना चुकी थी। जिस उम्र में प्यार शब्द का सही मतलब भी राका को पता नहीं था, उस उम्र में वो मीरा से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। मीरा को उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली। जैसे जैसे वक्त और उम्र बढ़ती गई, राका की मोहब्बत घटने की जगह बढ़ती गई। वो रात दिन मीरा की खोज में लगा रहता, लेकिन एक दिन जब उसे पता चला कि मीरा जिस गाड़ी में थी उसका एक्सीडेंट हो चुका था और उसमें कोई नहीं बचा, तो एक पल को उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि उसकी मीरा उसे छोड़कर चली गई। उसने अपनी खोज उसी तरह जारी रखी और एक दिन मीरा खुद उसके सामने आ गई, लेकिन वो जिस हालत में थी उसे देख उसका दिल दहल गया। मीरा को एक ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत थी जो अक्षत को ठीक कर सके। उसके ब्रेन के नाजुक हिस्से में क्लॉट था। अगर उसका ऑपरेशन भी किया जाए तो बचने के चांसेस बहुत कम थे। इसलिए उसने ऐसे डॉक्टर की खोज की जो अक्षत को बचा सके।
उसे किसी जानकारी से एक डॉक्टर मिला भी जो उस दिन आउट ऑफ कंट्री निकल रहा था और आखिरी बार एक होटल में गया था। मीरा को कुछ भी कर उस डॉक्टर की ज़रूरत थी, इसलिए वो उस दिन होटल में उससे मिलने चली गई। लेकिन जब वो उस डॉक्टर को मिली तो उसकी नीयत मीरा पर खराब हो गई। उसने धोखे से मीरा को पानी के गिलास में ड्रग्स मिलाकर पिला दिए जिससे वो उसके साथ रात गुजार सके। लेकिन इत्तेफाक से राका उस दिन उसी होटल में किसी मीटिंग के सिलसिले में आया था। मीरा को अपने शरीर में जब कुछ गलत महसूस हुआ तो उसे भनक पड़ गई कि वो मुसीबत में फंस चुकी है। उसने जैसे तैसे कर खुद को संभाला और उस डॉक्टर के चंगुल से छूटकर भाग गई। लेकिन उसकी हालत उन ड्रग्स की वजह से काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो खुद को ढंग से संभाल ही नहीं पा रही थी और खुद को उस डॉक्टर की नज़रों से बचाने के चक्कर में हड़बड़ी में वो एक कमरे में चली गई जो किसी और का नहीं बल्कि राका का था। राका ने जैसे ही किसी लड़की को अपने कमरे में देखा उसका खून खौल उठा। उसके लिए उस पर सिर्फ और सिर्फ मीरा का हक था जिसे वो गलती से भी किसी और को ना दे। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मीरा के चेहरे पर गई, हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने उसकी मीरू थी, उसकी मोहब्बत उसके सामने थी। वो पूरी तरह जम चुका था। आंखें खुशी के मारे अपने आप बही जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मीरा की अस्त व्यस्त हालत पर गई तो उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। मीरा के कपड़े फटे हुए थे, गालों पर उंगलियों के निशान थे तो बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। मीरा की ऐसी हालत देख राका की जान सूख गई। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, वो आदमी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ पुलिस को बुला दीजिए। मीरा उसके सामने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ा रही थी। राका ने आओ देखा न ताओ कस के मीरा को अपने गले से लगा लिया और दूसरे ही पल मीरा के चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। वो इतना खुश था कि उसे कोई होश ही नहीं रहा कि मीरा बेहोश हो गई। जैसे ही मीरा का शरीर ढीला पड़ा, राका की जान हलक में अटक कर रह गई। उसने फौरन मीरा को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेटा सीधा डॉक्टर को फ़ोन किया। राका ने डॉक्टर को फ़ोन तो कर दिया, लेकिन मौसम इतना ख़राब था कि डॉक्टर वहाँ नहीं पहुँच सकता था। बारिश और तूफान का मेल सब कुछ अस्त व्यस्त कर चुका था और इधर मीरा की हालत खराब हो रही थी। उन ड्रग्स की वजह से उसका जिस्म अंदर से जल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जिस्म में खून नहीं कांटे दौड़ रहे हो। पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। शरीर पर पहने कपड़े उसे घुटन महसूस करवा रहे थे जिसे वो बेहोशी की हालत में भी खोलने की कोशिश कर रही थी। राका बुरी तरह परेशान हो चुका था। मीरा को इस तरह दर्द में तड़पता देख उसका दिल टुकड़ों में बट रहा था और खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहा था। मीरा की हालत और वक्त को देखते हुए उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने वो कदम उठाया जिसके बारे में उसने दूर दूर तक कभी नहीं सोचा था। मीरा को उन ड्रग्स से राहत दिलवाने का सिर्फ एक ही तरीका था जो इस वक्त उसे नज़र आ रहा था। वो था उसके साथ इंटीमेट होने का। वो मीरा की इजाज़त का सम्मान करता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो मीरा की मर्जी के खिलाफ जा रहा था। आखिर में उसने मीरा को इस दर्द से निजात दिलवाने के लिए भविष्य में क्या होगा सब कुछ सोचना छोड़ दिया। उसने मीरा को सारी रात शिद्दत से प्यार किया। उसने सारी हदें उस रात तोड़ दी। लेकिन जब सुबह हुई तो उसे मीरा कहीं नहीं मिली। राका को फिर से डर से भर गया कि कहीं उसने मीरा को एक बार फिर खो तो नहीं दिया। उसने जब मीरा को ढूंढने और अब तक की सभी चीज़ें पता लगवाईं तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मीरा किसी और से मोहब्बत करती है और वो उसे पूरे तरीके से भूल चुकी है। ये जान कर उसका कलेजा फट कर रह गया। मीरा के जाने के बाद उसकी पूरी जिंदगी
बेरंग हो गई थी, जिसमें वो किसी जिंदा लाश की तरह बन चुका था। लेकिन कल रात जब उसे मीरा मिली तो उसकी जिंदगी उन चंद घंटों में सब कुछ हसीन कर गई। उसके अंदर जीने की चाह जाग गई। लेकिन जब उसे फिर से मीरा को खोने का ख्याल आया तो पागलों की तरह एक बंद कमरे में चिल्लाता रोता रहा। उसके इतने लंबे इंतजार का आखिर उसे क्या सिला मिला? पिछला पूरा समय उसे कांटों की तरह चुभा था। ऐसा कोई दिन या सेकंड नहीं होता था जिसने वो मीरा को भूल गया हो। मीरा के साथ बिताया हर एक लम्हा, हर एक पल उसके दिमाग में ही नहीं, नस नस में बहता था। ऐसा कोई मंदिर या मस्जिद उसने नहीं छोड़ा जहाँ उसने भगवान के आगे माथा न टेका हो। हर बार भगवान से भीख मांगता कि उसे उसकी मीरा उसे दे दे। लेकिन आज मीरा दी भी तो किसी और की बनाकर। लेकिन राका को अब मीरा चाहिए थी। वो अपनी जिंदगी मीरा के बगैर सोचना भी नहीं चाहता था। कहते हैं प्यार में स्वार्थ नहीं देखा जाता, लेकिन राका बन गया स्वार्थी। उसे मौत कबूल थी, लेकिन मीरा को इस जन्म में अपनी ही आंखों से किसी और का होना उसे गवारा ना था। राका ने मीरा को अक्षत को मारने की धमकी दी, जिससे मीरा उसकी पावर और रुतबे को देख डर गई। उसने राका का हर कहा माना, जिसमें राका ने उससे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सिंग करवाया जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बनकर रहे, वरना वो एक झटके में अक्षत को मौत की नींद सुला देगा। उसने उन कागजात में मीरा से धोखे से मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन भी करवा लिए, जिससे मीरा पूरे तरीके से उसकी बन गई। उसके दिमाग में उसके बाद सिर्फ यही ख्याल था कि वो मीरा को इतना प्यार और इतनी खुशी देगा कि मीरा अपने आप उस अक्षत को भूल जाएगी। लेकिन आज पूरे 9 महीने बीत गए, लेकिन मीरा आज भी वैसे ही रही जैसी वो उसे दूसरे दिन मिली थी, जिसमें उसने सिर्फ खुद को आज़ाद होने की भीख ही मांगी थी। लेकिन राका को गहरा फर्क पड़कर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अक्षत के बारे में ऐसा कुछ जान गया था जिससे वो मीरा को गलती से भी उसके पास इस जन्म में नहीं जाने देगा। लेकिन मीरा के आंसुओं ने उसे कमजोर कर दिया, जिससे उसने अक्षत का ऑपरेशन करवा दिया। मीरा के पेट पर एक लंबा कट था, जो किसी और चीज का नहीं, बल्कि उसने अपनी किडनी बेचकर अक्षत के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए थे। क्योंकि वो जिस भी अमीर इंसान के पास पैसे मांगने जाती, वो बदले में उसका ईमान मांगता, जो मीरा को हरगिज मंजूर नहीं था। उसे तो अमीर जात से घिन होने लगी थी, लेकिन राका ने उसके पास कोई मौका नहीं छोड़ा। वो बुरी तरीके से बंध चुकी थी। उसके साथ नफरत तो उसे राका से भी बेहिसाब थी, लेकिन अक्षत की जान बचाकर राका ने उस पर जिंदगी भर का एहसान कर दिया। फ्लैशबैक एंड मीरा ने जब राका को कपड़े उतारते देखा तो उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने हिम्मत कर सर उठा राका की ओर देखा, जो एकटक अपनी गुलाबी आंखों से उसे ही देख रहा था। प्लीज आज नहीं, मीरा ने कहा तो एक पल को राका का हाथ रुक गया, लेकिन दूसरे ही पल उसका हाथ फिर से हरकत करने लगा और देखते ही देखते उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए। मीरा ने ये देख हारी हुई नजरें उससे फेर ली और अपना सर आंखें बंद करते हुए दूसरी ओर फेर लिया। राका ने मीरा के भी सारे कपड़े निकाल दिए और खुद के साथ साथ मीरा को भी अच्छे से नहला दिया। नहलाने के बाद राका ने अपनी कमर पर टॉवेल बांधा और मीरा के जिस्म को भी बाथरूम में ढक कर कमरे में ले आया। लेकिन मीरा उसकी अगली हरकत पर हैरान रह गई। राका उसके बालों को ड्रॉयर से सुखा रहा था। वो मिरर में एकटक उसके वैभव चेहरे को देखती रही, जहां वो चुपचाप मीरा के बाल सुखा रहा था। राका ने उसके बालों को अच्छे से सुखा, ड्रायर साइड में रख दिया और एक बार फिर उसे अपनी गोद में उठा बेड की ओर ले जाने लगा। उसने मीरा को बेड पर बिठाया और उसका बाथरूम खोलकर फेंक दिया। मीरा को लगा अब राका के साथ वो सब करेगा, लेकिन राका ने लाइट बंद की और हमेशा की तरह मीरा के सीने पर सर रख आंखें बंद कर लेट गया।
मीरा आज हैरान थी। आज उसने इस मामले में पहली बार राका को मना किया था और राका उसकी बात चुपचाप मान गया था। मीरा यही सब सोचते सोचते गहरी नींद में चली गई। राका ने जब उसकी धीमी सांसें महसूस की तो उसने आंखें खोल मीरा की ओर देखा और उसके सोते चेहरे को देख हौले से मुस्कुरा उठा और अगले ही पल मीरा के माथे को चूम मन ही मन बोला, उस अक्षत के सिवा अगर मेरी जान भी मांग लोगी तो खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन मांगो तो सही। राका ने जी भरकर मीरा को निहारा और बार बार उसके चेहरे को तो कभी उसके हाथों को चूमते हुए धीरे धीरे उससे लिपटा ही नींद की आगोश में चला गया। इधर दूसरी ओर हमारा जल कुकड़ा कभी आंखों में बेहिसाब गुस्सा और जलन का मिक्सर लिए प्रिया से लिपट कर सो रहे किट्टू नाम के दुश्मन को घूर रहा था। हाथों की नसें इस वक्त उभरी हुई थी जो बता रही थी कि वो कितने गुस्से में था। कबीर ने अपना फोन उठाया और रात के 2:30 बजे रजत को फोन किया। बेचारा रजत जो काम करके थका हारा गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही फोन की घंटी बजी उसकी नींद ऐसे खुली मानो आधी रात में पायल की छमछम सुन ली हो। जैसे ही उसने फोन उठाया कबीर का ऑर्डर सुन उसका दिमाग चकरा गया। मेरी मीटिंग कल की तारीख में देव सक्सेना के साथ अरेंज करो। जा जी जी बॉस। रजत उसकी खतरनाक आवाज को सुन बैठा बैठा ही कांप गया था। कबीर ने जैसे ही फोन कट किया रजत ने टाइम देखा तो उसका सर घूम गया। आखिर इस जल्लाद की प्रॉब्लम क्या है? सुबह भी तो कह सकता था। इतनी रात को मेरी नींद खराब करने की क्या जरूरत थी इसे? रजत ने फोन को साइड में फेंका और जैसे ही लेटा एकदम से झटके में उठकर बैठ गया। क्या कहा इसने? देव सक्सेना यानी क्यूट मैडम के पापा? ओ शिट। रजत ने फटाफट रॉकी को कॉल घुमाया लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। यार फोन उठा रॉकी, मेरी नौकरी का सवाल है। लेकिन रॉकी ने फोन नहीं उठाया। रजत की जान हलक में आ गई क्योंकि ना तो उसके पास इस वक्त देव सक्सेना का कोई कांटेक्ट नंबर था और ना ही उनके असिस्टेंट का। लेकिन रॉकी के पास सारी जानकारी थी पर इस वक्त रॉकी फोन का आंसर नहीं दे रहा था। रजत ने अपने कपड़े पहने और गाड़ी की चाबी उठा रॉकी के घर की ओर निकल गया जो उसी पोर्स एरिया में था जहां कबीर का मेंशन था। इधर कबीर ने फोन साइड में फेंका और प्रिया के मासूम चेहरे को घूरते हुए बोला, अब बस बहुत रह लिया तुमने मुझसे दूर। बहुत कोशिश की कुछ दिन तुम्हें खुद से दूर रहने दूंगा लेकिन अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। कुछ घंटे रह लो इस जानवर के पास, इसके बाद तुम्हें मेरी बाहों में ही आना है। फिर देखता हूँ ये भद्दा जानवर तुम्हारे पास भी कैसे आता है। कबीर ने किट्टू को देखते हुए दांत पीसते हुए कहा और नाराजगी से प्रिया को देखने लगा। इधर मासूम प्रिया हर चीज से बेखबर आराम से सो रही थी लेकिन वो पूरी तरीके से अनजान थी कि आने वाले कुछ घंटों के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। इधर रजत ने अपनी गाड़ी रॉकी के घर के सामने रोकी और तेज कदमों के साथ गेट की ओर बढ़ा लेकिन सामने के नज़ारे को देख उसकी आंखें हैरत से फैल गई क्योंकि सामने गेट के पास बाली जमीन पर बैठी अपना सर पीछे गेट से टिकाए बैठी थी। रजत ने खुद को छुपा लिया और बाली की बातें सुनने लगा। ओए खड़ूस, बोल बोल कर गला सूख गया, थोड़ा ठंडा पानी तो पिला दो। कैसे इंसान हो तुम? आखिर मेरी रत्ती भर भी फिक्र नहीं। रोज यहाँ आकर बैठ जाती हूँ लेकिन मजाल है गेट खोल दो। एक बार रुक जाओ, जब हमारी शादी होगी ना हर रात को कमरे से धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। फिर मेरी तरह ऐसे ही बैठे रहना। गेट के उस पार जमीन पर उसी तरह बैठा रॉकी वाली की हर बात सुन रहा था। अगर दोनों के बीच गेट की दीवार ना होती तो दोनों की पीठ एक दूसरे को छू रही होती। बाली ने शादी की बात की तो रॉकी के होंठ एक पल को मुस्कुरा उठे लेकिन दूसरे ही पल आंखें किसी नदी की तरह बहना शुरू हो गई। वहीं छुपकर बातें सुन रहा रजत हैरानी से बाली की ओर देख रहा था। उसे
कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। आखिर इतनी रात को बाली यहाँ रॉकी के घर के बाहर कर क्या रही है? और क्या शादी, क्या खड़ूस, ये आखिर अकेले में बातें कर किससे रही है? रजत ने कुछ सोच रॉकी के फोन में मैसेज छोड़ा और वहां से निकल गया, क्योंकि इस वक्त उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। अगला दिन दोपहर के वक्त एक लग्जरियस होटल के वीआईपी रूम में देव सक्सेना और उनका असिस्टेंट और कुछ गार्ड मौजूद थे। थोड़ी देर बाद कबीर और उसके साथ रजत और रॉकी उस रूम में एंटर हुए। कबीर का इतना रुतबा था कि देव सक्सेना को अपनी जगह से उठना पड़ा। जब रजत ने देव सक्सेना से कहा कि कबीर कपूर उनके साथ एक मीटिंग चाहता है, तो देवजी हैरान हुए। वो बेशक रईसों में गिने जाते थे, लेकिन कबीर के सामने वो कुछ भी नहीं थे। कबीर के एक कॉल पर उन्हें झक मारकर यहाँ आना पड़ा, क्योंकि कबीर जैसी शख्सियत को भूलकर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था, और ना ही उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो कबीर को किसी भी बात पर नाराज कर सके। कबीर जैसे जैसे अंदर की ओर जा रहा था, वहां मौजूद हर किसी की नजरें उस पर गड़ी हुई थी। कबीर के चलने का स्टाइल, उसका रोबीला रूप, आंखों में भरा गुरूर, और सबसे अलग उसका ऑरा, सब कुछ यूनिक था। कबीर एक ऐसी शख्सियत थी जिसे भूलकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अगर कबीर हजारों की भीड़ में बोलना शुरू कर दे तो वहां चुप्पी छा जाए। उसकी हल्की सी हरकत पर लोग उसे गौर से देखने पर मजबूर हो जाएं। एक तो उसका हैंडसम फेस, ऊपर से उसकी बेइंतहा खूबसूरत नीली आंखें, हर किसी को अपनी ओर आसानी से अट्रैक्ट कर ले। यही हाल उस रूम में मौजूद सभी का था। एक तो कबीर की इतनी कम उम्र में कामयाब होना, और दूसरा उसका यूनिक रूप हर किसी को हैरान होने पर मजबूर कर रहा था। हेलो मिस्टर सक्सेना, आई एम कबीर कपूर। कबीर ने पूरे रौब के साथ साथ सम्मान पूर्वक देवजी से कहा। आपको कौन नहीं जानता मिस्टर कपूर, आपको भला अपना इंट्रोडक्शन देने की कहाँ जरूरत? देवजी ने कहा तो कबीर ने हल्का मुस्कुराते हुए हाथ का इशारा सोफे की ओर करते हुए बोला, आइए बैठकर बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। तभी होटल के स्टाफ मेंबर अपने हाथ में ट्रॉली लिए अंदर आए और दोनों को कॉफी सर्व की। वैसे आज ये हम दोनों की पहली मुलाकात है, देवजी ने कहा, जिस पर कबीर ने कॉफी मग को उठाते हुए कहा, जी हाँ, और इस मुलाकात को मैं एक अच्छा रूप देना चाहता हूँ। वो कैसे? देवजी ने क्वेश्चन लुक दिया, जिस पर कबीर ने हाथ का इशारा किया तो रजत ने अपने हाथ में लिए लैपटॉप को देवजी के सामने रख दिया। देवजी ने एक नज़र दोनों पर डाली तो कबीर ने उन्हें स्क्रीन की ओर देखने का इशारा किया। उस लैपटॉप में एक वीडियो था, जिसे देख देवजी की आंखें हैरत से फैल गई। उन्होंने हैरत में ही लैपटॉप को खुद के करीब कर लिया। ज़्यादा हैरान मत होइए मिस्टर सक्सेना, आपको तो खुश होना चाहिए। आखिर इससे आप अपनी इस अजीबो गरीब बीमारी से आज़ाद हो सकते हैं। कबीर ने अपनी सख्त नज़रें देवजी पर गड़ाते हुए कहा। देवजी की आंखें उस वीडियो को देख चमक गई, और साथ ही साथ उनके चेहरे पर कभी न दिखने वाली खुशी से भरी मुस्कान तैरने लगी। ये कैसे? क्या क्या ये सच है? इसका मतलब मैं अब ठीक हो सकता हूँ? देवजी हैरत भरी आंखों से कबीर को देखते हुए पूछने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उस वीडियो में उनकी बीमारी का पूरा इलाज बताया गया था, लेकिन ये जरूर छुपाया हुआ था कि इसका एंटीडोट कोई और चीज नहीं बल्कि प्रिया का खून है। कबीर ने हाँ में सर हिलाया तो देवजी को यकीन हो गया, लेकिन कैसे? मैंने तो आज तक इस बारे में आपसे कोई बात नहीं की, और आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? देवजी की खुशी एक पल को साइड में हो गई। उन्हें अंदर ही अंदर अंदेशा हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जिस इंसान से आज वो पहली बार मिल रहे थे, वो उनके बारे में सब कुछ जानता है, और जितना उन्होंने कबीर के बारे में सुना था, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि कबीर इंसानियत के नाते किसी की मदद कर दे, क्योंकि कबीर हर चीज़ में मुनाफा देखता था। आखिर यही तो एक कामयाब बिजनेसमैन की कड़ी थी। कबीर ने
उनके सकीभा को नज़रअंदाज किया और एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए बोला, क्योंकि ये मेरी मोहब्बत चाहती है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कबीर के अल्फाजों ने देवजी के दिल को एक डर से भर दिया। मोहब्बत आखिर कौन थी? कबीर की मोहब्बत कहीं प्रिया तो नहीं? देवजी के मन में एक ख्याल आते ही उन्होंने झट से हैरत भरी नजरों से कबीर को देखा। तो कबीर फिर बोला, सही समझे आप, आपकी बेटी यानी कि अब मेरी मोहब्बत है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कबीर ने देवजी को अपनी जगह बर्फ के पुतले की भांति जमा कर रख दिया था। उनके चेहरे पर कोई खुशी या उत्साह नजर नहीं आ रहा था, जो आमतौर पर एक पिता के चेहरे पर होनी चाहिए। वो इस वक्त बिल्कुल खुश नहीं थे। कबीर उनके चेहरे को खुली किताब की भांति पढ़ रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र देवजी के पीछे खड़े उनके असिस्टेंट पर पड़ी, उसकी आंखें धीरे धीरे कर गुस्से में तब्दील हो उठी। वो असिस्टेंट भी कबीर को गुस्से से घूर रहा था, लेकिन कबीर की खौफनाक नज़रें वो ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाया और फट से अपनी नज़रें झुका ली। देखिए मिस्टर कपूर, ये बेशक मेरे लिए खुशी की बात होती, मगर मेरी बच्ची अभी छोटी है। वो बेशक बड़ी हो चुकी है, लेकिन नादान है। वो आपकी बराबरी नहीं कर सकती। देवजी साफ शब्दों में तो नहीं, लेकिन घुमा फिरा कर कबीर को ना कह रहे थे। आप फिक्र ना करें मिस्टर सक्सेना, अब वो मेरी मोहब्बत बन चुकी है। इसलिए आप अब उसे कम आंकने की गलतफहमी ना करें। देखिए मिस्टर कपूर, मैं अपनी बेटी की शादी। उनके शब्दों को पूरा करते हुए कबीर अपनी रोबीली आवाज में गुरूर, जुनून और सनक लिए हुए बोला, आप मुझसे ही कराएंगे। देवजी एक पल को कांप उठे। कबीर के बेनाम मात्र 4 शब्द उन्हें बैठे बैठे डर, चिंता और परेशानी के भंडार से भर गए। कबीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, आप मेरी डॉल के पिता हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि मैं ऐसा कोई भी कदम उठाऊँ जिससे मेरी डॉल की मासूमियत पर हल्की सी भी आँच आए। और हाँ, कल ठीक सुबह के 9 बजे मैं आपके घर आपके सामने मिलूँगा, वो भी अपने पूरे परिवार सहित। इसलिए तैयारी जोर शोर की रखिएगा, क्योंकि मेरा परिवार सगुन की थाली के साथ वहाँ पहुँचेगा। कबीर ने अपने शब्द खत्म किए और वहाँ से निकल गया और पीछे देवजी को पूरी तरह चिंता और डर से भर गया। आइलैंड रात का समय। देव सक्सेना का पूरा विला किसी तारे की तरह चमचमा रहा था। आइलैंड के बीचों बीच होने की वजह से आज पूरा मैंसन आइलैंड के दिल की तरह लग रहा था। पूरा हाल बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया था। बेशक पूरे मैंसन में बाहर का कोई शख्स मौजूद नहीं था। वहीं प्रिया के रूम में सर्वेंट प्रिया को दुल्हन के रूप में तैयार कर रही थी। उसके खूबसूरत जिस्म पर वो लाल लिबास बेहद जच रहा था। ऊपर से ले नीचे तक प्रिया हीरे जवाहरातों से लदी हुई थी। आज वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, रूप में मौजूद हर कोई उस पर नजरें गड़ाए खड़ा था। उनकी जवान तारीफों से भरी थी, लेकिन अफसोस इन शब्दों की कमी ने उनकी जीभों पर ताला लगा दिया। प्रिया एकटक टुकुर टुकुर खुद को देखती तो कभी उन सर्वेंट को। वो तो किट्टू के साथ खेल रही थी, लेकिन अचानक से सर्वेंट का जमावड़ा हाथों में बड़े बड़े थाल लिए कमरे के अंदर आए और प्रिया के सवालों को नज़रअंदाज करते हुए उसे तैयार करने लगी और प्रिया को चुप करवाने के लिए कह दिया कि देवजी ने कहा है। जिस पर प्रिया ने चमकती आंखों के साथ जवान को सिल दिया। जो सर्वेंट कर रही थी उसने उन्हें चुपचाप करने दिया। वहीं नीचे का माहौल बेहद खूबसूरत था। हॉल के बीचों बीच मंडप सजाया गया था और पंडित जी मंत्रों का जाप कर रहे थे। दादी चेहरे पर बेशुमार चिंता लिए अपने बेटे को देख रही थी, जो गार्ड के ऊपर गुस्से से भरा चिल्लाए जा रहा था। को हल्की सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। जितने भी लोग हैं सबको पूरे आइलैंड पर फैला दो।
कुछ भी हो जाए, जब तक मेरी बच्ची की शादी नहीं हो जाती, एक मक्खी भी इस मेंशन में घुसनी नहीं चाहिए, समझे कि नहीं समझे? देवजी आखिर में चिल्ला उठे। उन गार्ड ने अपना सर हामी में हिलाया और अपने हाथों में मशीन गन और राइफल्स लिए पूरे मेंशन के बाहर किसी फौज की तरफ फैल गए। फ्लैशबैक। देव जी अपने कमरे में शांत से एक कुर्सी पर बैठे थे। उनके मन में और दिमाग में भयंकर उथल-पुथल मची थी। उनके दिमाग में बस एक ही लाइन बार-बार गूंज रही थी। वो थी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तभी उस कमरे में दादी आई और देवजी की ओर देखा तो उनके चेहरे के भाव को देख उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। दादी देवजी के सामने लगी कुर्सी पर बैठ गई और बोली, क्या हुआ बेटा? तुम काफी परेशान लग रहे हो। क्या हुआ? कुछ है? माँ, मुझे लगता है मैंने अपनी बच्ची को यहाँ लाने में बहुत देर कर दी और उससे भी बड़ी गलती कर दी कि मैंने प्रिया को दिल्ली में रखा। देवजी ने कहते कहते दोनों हाथों में अपना सर पकड़ लिया। तो दोस्तों, कहानी का एंड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो कल होगी प्रिया की शादी। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।